बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। वेलकम टू प्रोग्राम टुनाइट टॉक ऑन आवाज़ एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान असलम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आता हूं और डिफरेंट पैनलिस्ट होते हैं, और कोशिश ये होती है कि जो दुनिया के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको आपके साथ शेयर किया जाए और डिफरेंट ओपिनियंस, जो डिफरेंट पैनलिस्ट के ओपिनियंस होते हैं, वो आपके सामने रखे जाएं। आज एक बड़ा जो कश्मीर के अंदर जो रिसेंटली भारत के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसमें आए दिन आपको पता है कि जुल्म की एक नई दास्तान रकम होती है, लेकिन आलमी दुनिया उसके ऊपर बिल्कुल खामोश है। आलमी दुनिया के ऐवानों में कोई हलचल उस तरह नज़र नहीं आती। ये इसी हफ्ते के अंदर एक ऐसी पिक्चर जो कश्मीर में जो बारामूला का जो एक इलाका है वहाँ से एक ऐसी पिक्चर जिसमें 3 साला आयात अपने नाना के पेट के ऊपर बैठे हुए, उनके सीने के ऊपर बैठे हुए, और पूरी दुनिया से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म और सितम हो रहा है उस जुल्म और सितम को बंद किया जाए। उनकी इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को लर्जा के रख दिया है। लेकिन दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं जो इसका फैसला कर सकते हैं कश्मीर का, वो खामोश हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि कश्मीर का जो इशू है वो पिछले 70 साल से यूनाइटेड नेशंस के अंदर है, लेकिन इसका कोई फैसला नहीं हो रहा। इसके अंदर मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। कश्मीर में कोरोना वायरस से पहले तकरीबन 6 महीने तक कंप्लीट लॉकडाउन रहा, और उस लॉकडाउन के दौरान वहाँ पर ना इंटरनेट था, ना कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। और ये लॉकडाउन जो था वो हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, और उसके अंदर एक और सब आर्टिकल था, आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A जो कश्मीर के जो बाशिंदे हैं उनको एक स्पेशल स्टेटस देता था, उसको भी एब्रोगेट किया गया। तो ये कश्मीर की जो दास्तान है वो हमेशा से, मतलब वो आप पिछले 70 साल से अगर आप देखें तो वो चली आ रही है और वो ख़त्म ही नहीं हो रही। उस दास्तान का कोई एंड है ही नहीं। तो आज मेरे साथ मुख्तलिफ जो मेरे पैनलिस्ट हैं मैं उनको वन बाय वन आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मुझे जर्मनी से रिफत वानी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है और कश्मीर की एक एक्टिविस्ट हैं, और कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है और दिन रात वो कश्मीर के लिए अपना टाइम दे रही हैं। उसके बाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शिकागो से जावेद राठौर साहब। जावेद राठौर साहब भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। कश्मीर सॉलिडरिटी काउंसिल एक इन्होंने बनाई है और उसके चेयरमैन हैं। उसके बाद मुझे ज्वाइन कर रही हैं गज़ाला हबीब साहिबा डेलस से। गज़ाला हबीब साहिबा भी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, वो फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन हैं और वो भी दिन रात कश्मीर के लिए काम कर रही हैं। मेरे चौथे जो पैनलिस्ट हैं उनका नाम है मुमताज़ खान साहब। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कश्मीरी भी हैं, कश्मीर के ऊपर भी गहरी नज़र रखते हैं, और वो यहाँ पर टोरंटो में होते हैं। उनकी भी कश्मीर के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र होती है और बड़े ज़बरदस्त उनका ओपिनियन होता है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को अपने इस शो में टुनाइट टॉक में वेलकम करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन माई टॉक शो टुनाइट टॉक। थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं रिफत वानी साहिबा से शुरू करूंगा अपने प्रोग्राम का आगाज। रिफत, आप कैसी हैं? जर्मनी के क्या हालात हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, जर्मनी ठीक है, सब अल्लाह का शुक्र। और तमाम पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। रिफत, आपने भी ये तस्वीर देखी होगी, जो खुद मैं तस्वीर देखकर तो मैं भी लरज़ गया कि एक छोटा बच्चा और वो अपने नाना के सीने के ऊपर बैठा हुआ था, और मतलब बड़ी दर्दनाक किस्म की तस्वीर थी। आप यकीन करें कि मैं मतलब जिस दिन ये मैंने तस्वीर देखी मैं बहुत देर तक डिस्टर्ब रहा कि ये बच्चा जो है उसके ऊपर उसके जो साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा होगा, और वो बड़ा होकर वो बच्चा कैसे मतलब अपने आप को सिक्योर फील कर सकता है इस दुनिया में। क्या कहेंगी आप? नहीं, आपने यहाँ पे वर्ड गलत यूज कर दिया कि वो बैठा हुआ है। बैठा नहीं हुआ है, वो बिठाया गया है। अच्छा। सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए। जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ है वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उस टाइम तक मीडिया वहां पे नहीं पहुंचा था, और ये अनफॉर्चुनेटली वहां से गुजर रहे थे। ये अपने जो है अपनी भांजी को या किसी लड़की को फैमिली में से उसको रिसीव करने के लिए वहां पे गए थे। तो ये जब इनकी गाड़ी वहां पे रुकी है तो वो ऑलरेडी वहां पे जो फोर्सेस थी वो मौजूद थी, और उनका जो इंसिडेंट था वो हो चुका था और फायर बंद हो चुका था। जो वहाँ के लोकल विटनेस है, जो वहाँ के लोकल आबादी है रहने वाली, तो उनके मुताबिक जो है इनको गाड़ी जब इनकी आई, इनको गाड़ी को रोका गया है और इनको गाड़ी से कहा गया उतरने के लिए। और ये जब
नहीं उतरे हैं तो इनको जबरदस्ती खींच के उतारा गया है और इनको गाड़ी के अंदर बुलेट्स नहीं लगे हैं, इनको गाड़ी के बहुत दूर ले जा करके बुलेट्स लगे हैं और बच्चा तब तक गाड़ी में था। और बाद में जो है ला के बच्चे को बिठाया गया है उनके सीने के ऊपर। उसके बाद जो है वो तस्वीर जो वायरल हुई हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू वायरल की गई हैं, ग्रुप्स में वायरल की गई हैं कि क्रॉस फायरिंग में जो है टेररिस्ट ने इनको जो है मारा है। लेकिन वो जो था वो उनका जो फोर्सेस थी वो उनका अपना सारा वो किया गया था, क्योंकि उसमें सीआरपीएफ जो है उनका वो मारा गया था और 4 जख्मी थे। अच्छा, तो वो बैठा नहीं था बच्चा जाके अपने नाना के। लेकिन जो ये तो एक देखे ना, एक बच्चा जो है उसके सामने आप अगर किसी को चोट भी लग जाती है तो वो डर जाता है। तो फिर जब आप वो वहां पे कश्मीर के बच्चे को पता है, वो बेशक 3 साल का बच्चा है लेकिन उसको पता है कि वो खून निकलना, खून को देखना, बच्चे वैसे ही डर जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है ला के उसको बिठाया गया और उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरी तस्वीर आई है उसमें बच्चे के हाथ में पत्थर है और वो उस बंदे की तरफ जा रहा है जो वहां पे बैठा है और वो हाथ इस तरह खड़ा कर रहा है उसके कि मेरे ऊपर पत्थर मत मारो। ठीक। तो अभी आपको जैसे पता है अभी यूएन ने भी इसके ऊपर वो जो ठीक। अच्छा रिफत, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक्चुअली देखें, हमने जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो एक उनका एक मौक़िफ़ है उसको भी हम सामने रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो डेथ हुई है वो कहते हैं कि जो क्रॉस फायरिंग में उस तरफ से जो दूसरी तरफ से जो फायरिंग हो रही थी उसकी उस फायरिंग के नतीजे में इनकी डेथ हुई है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इनको गोली नहीं लगी है। क्या कहेंगी इस पे आप? मैं तो यकीन माने ना, मैं तो इस सिस्टम से ही बहुत ज्यादा तंग हूँ। उन्होंने पोस्टपोरा किया, इन्होंने कब एक्सेप्ट किया कि हमने जो है वहाँ पे मास रेप्स किए हैं? ठीक है, कभी एक्सेप्ट किया इन्होंने आज तक? इन्होंने अभी कुरान पोस्टपोरा चले बहुत पुराना हो गया, उसके बाद अभी आप देखें जुनैद 9 साल का बच्चा, वो सिर्फ बाहर देखने के लिए गया था कि क्या हुआ, वो वापस आता है घर के अंदर, घर के दरवाजा बेचारा भगदड़ में जो ना भूल जाता है मेन डोर बंद करना, घर के अंदर उसको घुस के जो ना गोली मारी 9 साल के बच्चे को। उसके बाद आप इंशा को देखें, वो सिर्फ खिड़की में से देखने के लिए बाहर निकली, उसको जो है ना खिड़की के अंदर पैलेट्स चला के उसका सारा उसकी दोनों आंखें उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई। ठीक है। उसके बाद आप हिब्बा को ले लें, 6 महीने की बच्ची अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ कह रही है, खिड़की से उसको जो है पैलेट्स चला के उसको जो है उसकी आंख जाया कर दी गई, सिर्फ 6 महीने की बच्ची। और आज ये वाकया किया गया, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जो है एक बासिम नाम का बच्चा था, 14 साल उसकी एज थी और वो बचपन से ही जो है वो जहनी तौर पे माजूर था। ठीक है। और उस बच्चे के साथ क्या किया गया, इसी तरह को मेरे पास वो वीडियो फुटेज मौजूद है। एक बंदा आता है और वो सीआरपीएफ के कैंप पे हैंड ग्रेनेड फेंकता है, वहां पे 3 सीआरपीएफ वाले मारे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, भाग जाता है, सही, ये सारा वीडियो में दिख रहा है, और भाग जाता है। इतने में क्या होता है कि ये बाहर निकलते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता है संभलने में, क्योंकि मैन डोर जो है इनका वहीं पे, उनको जो बाहर सिक्योरिटी पे इनके एहलकार थे वो मारे जाते हैं। ठीक है। इनको थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहां से बासिम आ रहा था, ठीक है, बासिम आ रहा था, तो उसको इन्होंने गोलियां मार दी। गोलियां मार के उन्होंने कहा कि जी वो एक सुसाइड बॉम्बर आ रहा था, उसको हमने, ये अभी कुछ दिन पहले का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 8 या 9 मई या 10 मई का वाकया है। तो उसको जो है छलनी कर दिया उसका सीना। वो कैसा बम था कि आप उसका सीना छलनी करें और उसको जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, मैं रिफत आपकी तरफ वापस आऊँगा, मैं शामिल गुफ्तगू करूँगा जावेद राठौर साहब को। उससे पहले मैं एक शेर सुनाऊँगा कि इब्ने आदम कट रहा है, बिनते हवा लुट रही है। इब्ने आदम कट रहा है, बिनते हवा लुट रही है। ए खुदा देख तो सही, ए खुदा देख तो सही, तेरी जन्नत जल रही है। जावेद राठौर साहब, आप बताएं कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये जो रिसेंट वाकया हुआ है, फिर उसके बाद आगे अगली गुफ्तगू में फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, और मैं सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वेलकम करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम जी। नाज़रीन को भी। और उसके बाद मैं गुजारिश करूँ कि देखें, रिफत मानी साहिबा ने वहाँ इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर तो बात की है, एक वाक़े के ऊपर, लेकिन मैं वाक़े के ऊपर नहीं बात करूँगा। इस तरह के वाक़यात तो हर रोज़ होते हैं। ठीक है। ये वाक़या सामने इसलिए आ गया कि मीडिया वहाँ पे पहुँच गया, कुछ तस्वीरें बन गई, वो तस्वीरें जो है वो मीडिया में आ गई, सोशल मीडिया में,
वो तस्वीरें आ गई और जिससे दुनिया को पता लग गया। लेकिन इस तरह के वाकयात हर रोज होते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली हिंदुस्तान की आर्मी का एक जो प्लान है, उस प्लान के तहत वो रिप्रेसिव जो भी उन्होंने एक्शन शुरू किए हैं, ये उनका एक हिस्सा है। ये नहीं है, उनके बहुत सारे तरीके हैं। अब देखें ना, जो लोग वहाँ जंगलों में जाते हैं भेड़ बकरियों के साथ, वो गायब हो जाते हैं और फिर उनकी लाशें मिलती हैं। इसी तरह कोई बच्चा, अगर स्कूल तो बंद है, अगर बाहर निकलता है तो वो गायब हो जाता है। कोई सौदा लेने जाता है तो वो गायब हो जाता है। और कहीं इस तरह के जो ड्रामे खुद किए जाते हैं, स्टेज किए जाते हैं कि जी वो दहशतगर्द आए थे, मुजाहिदीन आए थे, और मुजाहिदीन कहाँ से आ गए भाई? आपने पूरे कश्मीर की सरहद के ऊपर तो बॉर्डर लगा दिया है, वहाँ माइंस लगा दिए हैं आपने, वहां से तो चिड़िया भी नहीं आ सकती, तो ये मुजाहिदीन कहाँ से आ गए? ये खुद इस तरह की चीजें पैदा करते हैं और जवाब ढूंढने के लिए लोगों को सप्रेस करें, उनकी आवाज को दबाएं और कश्मीर के अंदर दहशत फैलाएं। ठीक। ये दहशत जानबूझ के फैला रहे हैं और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ जो लोगों के अंदर आजादी की चंगारी एक जन्म ले रखी है, उस तड़प को खत्म करें। ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकेंगे। कश्मीरियों ने साबित कर दिया है कि वो हिंदुस्तान की जितनी भी बर्बरियत हो जाए, वो उसके आगे बिल्कुल झुकेंगे नहीं और आखिरी कश्मीर के जिंदा होने तक अपनी आजादी के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। ठीक है, ठीक है राठौर साहब, मैं हिंदुस्तान को ये बात समझ में आनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि उसको इशू को सीरियस लेकर ठीक है, मैं लोगों को उनकी राय, उनका हक खुदरादियत देना चाहिए। ठीक, उनका हक है। ठीक है, मैं जाता हूँ गजाला हबीब साहिबा डेलस से। गजाला साहब, वेलकम टू शो। क्या कहेंगे? आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे दूसरे दो पैनलिस्ट की बात आपने सुनी, और इससे स्पेशली ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर भी बात करें और आगे भी बताएं कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान कि आपने अपने शो में मौका दिया कि हम कश्मीर के हवाले से बात करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कश्मीर और कश्मीरी एक ऐसा टॉपिक और मौजू नजर आते हैं जिस पे पूरी दुनिया ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, अपने लब सीले हुए हैं और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप जिस रीसेंट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि बशीर अहमद साहब की लाश पे उनका नवासा बैठा हुआ था और उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। आप खुद बताइए कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, अगर ये तस्वीर किसी और खित्ते की होती, दुनिया में किसी और मुल्क से होती, तो आज पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा हुआ होता। उस खित्ते में हर जगह से इमदादें जा रही होती, हेलीकॉप्टर्स रवाना किए जाते उस आबादी को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन सिर्फ क्योंकि ये मसला कश्मीर का है, ये मसला कश्मीरियों का है और इस पे दुनिया ने ये ठानी हुई है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद करनी है। आप मुझे ये बताएं कि इस सानहे के बाद, इतने बड़े अलमिये के बाद, जो भारतीय जाहिलियत का, बर्बरियत का एक मुंह बोलता सबूत है, उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरस हैं, वो इजहार अफसोस और मजम्मत कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल मजम्मत कर रही है। क्या सिर्फ ये इजहार मजम्मत इस वाक़े के लिए काफी है? क्या कश्मीरियों का जो लहू है वो इतना अर्जा है कि सिर्फ आपके मजम्मती अल्फाज से जो अदा करते हुए भी आपको बड़ी कठिनाइयों से दो चार होना पड़ता है, वो कश्मीरियों के मरहम जो है उनका बाइस बन जाएंगे? कश्मीरी वो कौम है जो गुज़िश्ता 71 सालों से अपनी आजादी के लिए कुर्बानियां दे रही है, और ये आजादी से जीने का हक वो हक है जो न सिर्फ ये कि खालिक ने उन्हें अता किया है, अल्लाह ताला की तरफ से वदियत करता है, बल्कि इंसानों के बनाए हुए तमाम कवानीन, इंसानी हकूक की तमाम चार्टर्स, यूनाइटेड नेशंस की तमाम करारदादें, जेनेवा कन्वेंशन की तमाम करारदादें कश्मीरियों को आजादी से जीने का हक देती है, और ये हक यूनाइटेड नेशंस ने मंजूर किया हुआ है अपनी 18 से ज्यादा करारदादों के जरिए। लेकिन जब इस हक को अमली सूरत देने की बारी आती है तो सब सोचते हैं कि चूंकि इंडिया बहुत बड़ी तिजारती मंडी है, इसलिए हमें उससे ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं करनी चाहिए। अभी ठीक है, जिस तरह राठौर साहब कह रहे थे कि जी कहते हैं कि पाकिस्तान से मुजाहिदीन आ गए, यहाँ मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, ठीक, कश्मीरी अपनी आजादी की जंग खुद लड़ रहे हैं, कश्मीरी अपनी आजादी के लिए खुद आवाज बुलंद कर रहे हैं, ठीक है, बगैर किसी मदद के। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, हम
मैं चलता हूँ मुमताज साहब की तरफ, फिर उसके बाद मैं अगला अपना सवाल आप लोगों के सामने रखूंगा। मुमताज साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, ऑफ कोर्स देखें पूरी दुनिया जो है वो जिसने भी ये तस्वीर देखी, बड़ा दुख हुआ कि ये मतलब कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है। यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के तमाम जितने भी जो वर्ल्ड चैंपियंस अपने आप को ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस कहते हैं, वो सारे खामोश बैठे हैं। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि पिछला जो 74th सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और उसमें एक ज़बरदस्त तरीके से मतलब स्पीचेस हुई, कश्मीर के ऊपर बात हुई, पाकिस्तान ने भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसका नतीजा में नज़र नहीं आया। इमरान खान साहब ने वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच दी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान भी खामोश और पूरी दुनिया जो है वो खामोश है। उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी वबा आ गई कि जिसमें पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई। तो इस पे आप अपना एक ओपिनियन ये दें कि कश्मीर का मसला कैसे हल होगा, क्या इसका मतलब फ्यूचर में कैसे, कश्मीरी भी हमें मुत्तहिद होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बिखरे हुए हैं, तो इसका कैसे हल निकलेगा? शुक्रिया रिजवान साहब और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम जी। जो इंसिडेंट आपने अभी जिसके हवाले से बात की है, ये मेरा ख्याल है कोई ना नया है और ना पहला है और ना आखिरी होगा। ठीक है, क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की सिचुएशन पे जब नजर डालते हैं तो हमें एक कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर के अंदर ही नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमें सीरिया में भी नजर आते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट हमें फलस्तीन में भी नजर आते हैं, और मुख्तलिफ ममालिक में आपको ये कॉन्फ्लिक्ट अफ्रीका के अंदर भी नजर आएंगे, और इस तरह के बच्चे मारे भी जाते हैं। ठीक है, हमें जियो पॉलिटिक्स की जब तक रियलिटीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमारे क्या जज्बात हैं, हम अपने आप एक दूसरे को क्या सुनाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा हमें क्या राइट देती है, या यूएन चार्टर में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें तमाम लोग जानते हैं, लेकिन कोई नोटिस आखिर क्यों नहीं लेता है। और मेरा ख्याल है हमें ये सबक जो है वो फ़लस्तीन से सीखना चाहिए। सही, वो सबक है कि फ़लस्तीन पे जो एक रेजोल्यूशंस नहीं है, कई रेजोल्यूशंस हैं, और वो बाइंडिंग रेजोल्यूशंस हैं, और जिसके पीछे न सिर्फ पूरी दुनिया खड़ी है मासवाए अमेरिका की, ठीक है, लेकिन आज वेस्ट बैंक को जो है वो नेतन्याहू एनेक्स करने की तरफ जा रहा है, जिस पे यूरोप और बाकी सारे ममालिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, और आखिर क्या वजह है, ठीक है, ये हो रहा है। हमें इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के तो कश्मीर को भी समझने की जरूरत है। ठीक है, जज्बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक दूसरे को कितने जज्बाती चीजें सुना दें, लेकिन एक भी आपको कोई स्टेटमेंट इस पे नजर आई है जो वाकया वहां पे हुआ है? और 5 अगस्त से लेके अब 2 अगस्त आने वाला है, 11 माह हो चुके हैं। 11 माह के अंदर उन्होंने इसको एनेक्स कर लिया है, इसको इंटीग्रेट कर लिया है, और जहां पे दूसरी एक जो पार्टी थी पाकिस्तान, जो इस इशू के हवाले से सबसे ज्यादा एक्टिव थे, उनके हवाले से आप मुझे बताएं कि उन्होंने इस वक्त तक क्या किया। ठीक है, कश्मीरी तो आज नहीं, कश्मीरी 1987 से लेके मारे जा रहे हैं, और एक जनरेशन वहां पे खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके नताइज क्यों नहीं निकले? आपने अभी हाल ही में देखा कि सैयद अली गिलानी साहब ने ये ऐलान किया कि मैं हुर्रियत से अलग हो रहा हूँ, और वो क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है? तो ये सवाल जो है वो हम रिफत वानी साहब के सामने रखते हैं। रिफत साहब, ये देखिए, ये सवाल का जवाब सबको पता है। आप जो अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप सोशल, आपका कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक है, आप हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो नो द कॉजेस बिहाइंड आई मीन दिस सेपरेशन, और ये कोई पहली नहीं हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि गुफ्तगू हमारी ये होनी चाहिए यहाँ पे, आप हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, रिफत साहिबा जी, रिफत साहिबा जी, जो है वो हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, तो हम उसको कैसे इस इशू को। ठीक है, रिफत साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं जी, रिफत साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं जी। जी, मैं सर के नोटिस में ये लाना चाहती हूँ कि उन्होंने जेआरएल से रिजाइन किया है, ना कि हुर्रियत से। उन्होंने कहा है कि वो जो पहले वो था मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो इंडियन मीडिया की तरफ से फैलाई गई थी, उन्होंने हुर्रियत से रिजाइनिंग किया है। उन्होंने जेआरएल से, जो जॉइंट रेजिस्टेंट लीडरशिप बनी थी, उससे जो है रिजाइन किया है, हुर्रियत से रिजाइन किया। उन्होंने कहा है कि मेरी आखिरी सांस भी जो है
وہ میں نے وقف کی ہوئی ہے اپنے وطن کے لیے اور میں آخر تک میں لڑتا رہوں گا. لیکن ایک تو ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ڈیسیژن میکنگ میں پرابلمز آ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ جو ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں وہ ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے شیئر نہیں کیے جاتے. اس میں انہوں نے کافی سارے ریزنز دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم نظر بند تھے تو جو چیپٹر اے جے کے ہے حریت کا, انہوں نے اس ٹائم جو ہے کوئی بھی ایسا لائک گائیڈنس نہیں دی لوگوں کو, انہوں نے وہ جو ہے سامنے وہ نہیں آئے ہیں. تو اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں سے الگ نہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے وہ متحد ہے؟ ابھی تک تو دیکھیں ویلی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آفٹر 2016 ان لوگوں کو یہ بات محسوس ہوئی کہ ہم لوگوں کو ابھی متحد ہونا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ انڈیا نے بہت ہی اسمارٹلی کھیلا, سب کو جو ہے NIA کے اس میں پہلے پکڑ ڈکڑ وہ شروع کی, جب ادھر سے کچھ بھی نہیں نکلا وہ سارے جو ہے بری ہوئے ہیں وہاں سے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر پرانے کیسز کھولنے شروع کر دیے. گیلانی صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا, ان کو ہاؤس اریسٹ رکھا. وہ کیا نام ہے میروائی صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا, وہ بھی ہاؤس اریسٹ ان کو رکھا. لیکن ابھی کرنٹلی کیا سچویشن ہے؟ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ابھی بھی ہاؤس اریسٹ ہیں. جو مین اسٹریم کی بات کر رہے ہیں, جی جی جی, محبوبہ مفتی صاحبہ, بالکل وہ تمام جو انڈین نواز تھے, جو کہ انڈین نیریٹو رکھتے تھے, جو انڈین کانسٹیٹیوشن کو مانتے تھے, جو الیکشن لڑتے تھے, جو پولیٹیکل جو ہے ڈائلاگ اور اس کی پولیٹیکل سولوشن اس کی بات کرتے تھے, وہ سارے کے سارے جیلوں میں بند ہیں سوائے عبداللہ فیملی کی. انہوں نے تھوڑے سے جو ہے اپنے کچھ ایگریمنٹس پہ جو ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا ایک کیا کہیں گے ایک ایگریمنٹ بنایا ہے کہ اگر آپ جو ہے کشمیر کے اوپر بات نہیں کریں گے, اگر آپ جو ہے کوئی پولیٹیکلی اس کو وہ ڈسپیوٹڈ وہ نہیں مانیں گے تو ہم جو ہے آپ کو جو ہے فری کریں گے. تو انہوں نے وہ سائن کیا ہے اور وہ دونوں باپ بیٹے جو ہے باہر آ گئے. جو سائن کرتا جا رہا ہے وہ باہر آتا جا رہا ہے. اچھا, لیکن رفت آپ سے سوال پوچھوں گا, اور یہی سوال جو ہے میں غزالہ حبیب صاحبہ سے بھی پوچھوں گا کہ اس کا سولوشن کیا ہے, کشمیر کا کیا حل ہے؟ مطلب کیسے یہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کیسے بند ہوگا؟ کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ خاموش ہے, اور اس کی ایک ریزن ہے. دیکھیں اس کے ریزن پیچھے یہ ہے کہ ہندوستان کی ایک ٹریڈ ایفیلیشنز ہے دنیا کے ساتھ, وہ بڑی اسٹرانگ ہے, اور دنیا جو ہے وہ ٹریڈ کو ہیومینٹی کے اوپر پرائیورٹی دے رہی ہے. اب اس چیز کو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ان کو سب سے پہلے ان کو پرائیورٹی دی جائے, اور ان کو ہیومن جو انسانوں کے جو حقوق ہے ان کو حقوق دیے جائیں, اور ظلم و ستم بند کیا جائے. کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کشمیری جو ہیں انہیں آپس کے اختلافات بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. جس طرح رفت نے بات کی کہ محبوبہ مفتی جو بہت عرصے بھارتی حکومتوں کی بھی محبوبہ رہی ہے, عبداللہ فیملی جو بھارت نواز فیملی میں شمار ہوتے ہیں, اور پھر وہ ہمارے حقیقی حریت پسند لیڈر, ہم یاسین ملک کا نام لیں, ہم محترمہ آسیہ اندرابی کا نام لیں, ہم شبیر شاہ کا نام لیں جو جیلوں میں ہیں, میر وائز عمر فاروق اپنے ہاؤس میں ہیں, پھر آنا سالی کے باوجود گیلانی صاحب اپنے گھر میں نظر بند ہیں. وہ جب اب تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کرونا کا یہ سیزن ہے, یہ کرونا نہیں, یہ اصل میں کشمیریوں کا رونا ہے کہ 5 اگست سے پہلے بھی ان کو گھروں سے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی, انہیں جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, انہیں مذہبی اجتماعات میں جانے کی اجازت نہیں تھی, انہیں اپنی جو سوشل تقریبات عید بقرعید منانے کی اجازت نہیں تھی. اور میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ اگر ہم حکمت عملی سے بات کریں تو دنیا بات سنتی ہے. اسی طرح جب لاسٹ ایئر نومبر میں ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم میں نے فرینڈز آف کشمیر کے پلیٹ فارم سے کشمیر پہ ایک قرارداد پیش کی تھی کہ آپ جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو کشمیری مسلم کشمیر میں وکٹمائز کیے جا رہے ہیں. اور وہ بعد میں پروف بھی ہوا کہ جب کرونا کے حوالے سے کٹس گئی اور 1.25 کروڑ کی آبادی کے لیے 5000 کٹس وہ بھی جموں میں ہندو اکثریت علاقوں میں بھیج دی گئی, بجائے کہ مسلم اکثریت ان کٹس سے استفادہ کر سکتی. تو مجھے سب نے منع کیا کہ نہیں جی ہم صرف ہیومن رائٹ پہ فوکس کریں گے, ہم مذہب کی بات نہیں کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں, ہم مذہب کی بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے جو پوری دنیا میں پروون ہے کہ اگر ہم مسلم اکثریت کے بجائے عیسائی اکثریت کا ایک علاقہ ہوتے تو ہمیں بھی مشرقی تیمور کی طرح, ہمیں بھی کروشیا کی طرح, ہمیں بھی جنوبی سوڈان کی طرح آزادی مل چکی ہوتی. لیکن ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں کیونکہ ہم مسلم اکثریتی آبادی والا علاقہ ہیں جو اسٹرگل کرتے ہیں زیادہ فورسلی اپنی آزادی کے لیے.
ठीक और है। आप यकीन कीजिए कि उसका असर ये हुआ कि अभी जब रिसेंटली तकरीबन 1.5 माह कबल इस इदारे ने अपनी रिपोर्ट जारी की, तो उन्होंने इंडिया की इन चीजों को एड्रेस किया कि कश्मीर में किस तरह से वो मुस्लिम अक्सरियती आबादी को एड्रेस कर रही है। और अभी भी वक्त है कि हम सब अगर ये फोकस कर लें कि हमने कश्मीर में मिलके काम करना है और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा बना लें कि हमने आजादी कैसे लेनी है। सही। और उसका मेरे नजदीक बेस्ट तरीका ये है कि हम यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि हम लोग इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि एटलीस्ट हमारे लिए हक़ खुदरादियत के लिए वो करारदादें पास हो चुकी हैं, तो हम कश्मीरियों का पूरी दुनिया में रेफरेंडम कराने के लिए अगर यूनाइटेड नेशन से बात करें, रुजू करें, तो मेरे ख्याल में इट इज द वैलिड पॉइंट। लेकिन देखिए इसमें रेफरेंडम की आप बात कर रही है, यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं वो कह रही हैं कि इधर इंडिया और पाकिस्तान, जो थर्ड ऑप्शन है वो उसमें है ही नहीं। जो इंडिपेंडेंट कश्मीर का जो ऑप्शन है वो उसमें है ही नहीं। और अब बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट कश्मीर के हक में हैं वो कह रहे हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है इसकी अमेंडमेंट होनी चाहिए। मैं राठौर साहब की तरफ जाऊंगा। राठौर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान का इस पूरे ये जो रिसेंटली जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, पाकिस्तान का रोल सिर्फ जो तकरीरें हैं उसके अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आया। स्पीचेस बड़ी अच्छी हुई, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त स्पीच हुई और उसके अंदर उसके ऊपर तालियां भी मारी गई, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब बुनियादी तौर पर मुमताज साहब ने एक जो बात की है वो बड़ा अहम नुक्ता है कि सबसे पहले तो हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को समझें और दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनके इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक, और अगर उनके कोई इंटरेस्ट हैं तो उनको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं या अपना हम नवाब बना सकते हैं, इसके लिए हमें पॉलिसी मुरतब करना चाहिए। और पॉलिसी मुरतब करते वक्त आप दूसरे मुल्कों के मफादात भी देखें, अपने मफादात भी देखें, और साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपका नैरेटिव सही होना चाहिए। लेकिन कश्मीर के इशू की बदकिस्मती ये है कि हमारा नैरेटिव दुरुस्त नहीं रहा, वो कंफ्यूज रहा है। ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो इसको कश्मीरी लीडरशिप ने खुद किया। मैं तो कहता हूँ कि अगर 47 में शेख अब्दुल्ला, अच्छा राठौर साहब, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूँ, एक कॉल आ रही है, मैं कॉल भी लेता हूँ, शायद कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। हेलो जी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रिजवान साहब जाहिर बात कर रहा हूँ, आपने नंबर दिया तो जी बिल्कुल, बोले सर, बोले क्विकली, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन कोई नहीं, अब कमेंट्स है कि जी, ये जी। जो जम्मू कश्मीर की जो इंडिजिनस जो तहरीक थी जी। हाँ। इसको डिरेल किया गया और आज इसकी तारीफें हो रही हैं। हम बिल्कुल इसके जिम्मेदार जो हैं, जो प्राप्ति लड़ रहे हैं, जो इन लोगों ने भी हथियार उठाए हैं, उनको इनका जिम्मेदार समझते हैं। और मैं समझता हूँ उनके जो भी बच्चे 10 से 15 साल से 30 साल तक और इस वक्त जो 88 से आज तक जो जिन लोगों को मारा जा रहा है या जिन बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उसके जिम्मेदार ये सब जो प्राची वार में शामिल है, लीडरान है, जिनके जो दौरे हैं वो इस्लामाबाद से हिलाई जा रही है, इन लोगों के ऊपर मुकदमा करना चाहिए। और ये लोग, इन लोगों के अपने बच्चे तो यूरोप अमेरिका में पढ़ रहे हैं और वो जो अपनी जो जम्मू कश्मीर के दोनों तरफ जो है वो एडजस्ट हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो डोमेस्टिक वो जो सर्विसेज में है। ठीक है। लोगों के जो बच्चे हैं उनको ये मरवा रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी जावेद साहब कंटिन्यू करें, आपने गुफ्तगू सुनी, वो तो ये भी कश्मीरी है, इन्होंने कॉल की हुई थी, वो कह रहे हैं कि वो उनको जिम्मेदार ठहरा। वो वही बात मैं कर रहा था कि कश्मीर के अंदर लोग खुद कंफ्यूज हैं। जी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसकी वजह ये है कि हमारी लीडरशिप कंफ्यूज थी। अगर शेख अब्दुल्ला, चौधरी गुलाम अब्बास और हरी सिंह एक पेज पे होते, उस वक्त सरदार इब्राहिम तो जूनियर थे, ठीक, तो अगर ये एक पेज पे होते तो कश्मीर तकसीम ना होता। सही। लेकिन उसके बाद आप मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप को देख लें कि शेख अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली और बाकी लीडरान सारे अलग अलग अपने मफादात के पीछे भाग रहे हैं। कुछ आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाकी अपने इक़्तिदार के लिए मैनिपुलेट करते हैं। और ठीक है। यहाँ आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है उसका भी यही हाल है कि वो अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर के लिए सिर्फ वो जलसा कर लेते हैं, मजारा कर लेते हैं फोटो बनाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए। ठीक है। कश्मीरियों को बेवकूफ बनाने के लिए और अपने आप को भी बेवकूफ बनाने। बिल्कुल सही। मैं मुमताज साहब की तरफ चलता हूँ। मुमताज साहब आपने, आप मुझे बात तो करने दें ना। जी कंप्लीट करें, टाइम शार्ट है हमारे पास। खत्म करने दें। जी। तो मुमताज
बात की मैं उसको एड्रेस करना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हम अपना नैरेटिव दुरुस्त करें। जब हम अपना नैरेटिव दुरुस्त करें, फिर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के बाद हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, और हमारी स्ट्रेटेजी मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसमें सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, उसमें डिप्लोमेट्स की इनपुट हो, जो ओवरसीज कश्मीरीज हैं उनकी इनपुट्स हो, और उसके बाद जब स्ट्रेटेजी बन जाए उसको इम्प्लीमेंट करने का भी कोई बाकायदा तरीकाकार हो, तो बिल्कुल जिस तरह हजारा ने कहा, हम दुनिया को बात मनवा सकते हैं, लेकिन उस तरफ कोई सीरियस कदम तो हो। ठीक है, सीरियस कदम नजर नहीं आ रहा। सारे जो कुछ हो रहा है ऑप्टिक्स हो रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए, एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के साथ भी ज्यादती है और पाकिस्तान के लोगों के साथ भी ज्यादती है, और इसके जिम्मेदार पाकिस्तान की लीडरशिप भी है और हमारी कश्मीरी लीडरशिप भी है, और हम सब हैं, हम सारे कश्मीरी तंजीमें। देखिए हम सारे लोगों की अपनी अपनी तंजीमें हैं, और हम लोग जहां मौका मिलता है अपनी तंजीम की बात करते हैं। हम खुद इकट्ठे नहीं हो रहे। मतलब ठीक है, कि हम सारे अपने गिरबान में जाएंगे तो हम खुद जिम्मेदार हैं। तो ठीक हमें है, इनिशिएटिव लेना होगा और इकट्ठे होकर। ठीक है। चले मैं मुमताज साहब की, तो मुमताज साहब आपने गुफ्तगू सुनी, और अभी जो मैं बात कर रहा था कि कश्मीरी मुतहिद नहीं है, और उसका मतलब यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। ये कॉल आई है, देखें उनका बिल्कुल एक डिफरेंट ओपिनियन है, क्या कहेंगे? देखें रिजवान साहब, ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है, इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मसला कश्मीर का, जब जैसे जावेद राठौर साहब ने भी कहा है कि हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव है क्या, सबसे पहले हमें ये ठीक है, ये बताने की जरूरत। ठीक है। सॉरी मुमताज साहब, बीच में एक और कॉल आ गई है, मैं कॉल ले लूं? कश्मीर की बात करते हैं मुमताज साहब सॉरी, एक सेकंड जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे? सर इस्माइल शाह बात कर रहा हूँ फ्रॉम यूएसए से। जल्दी से सर बोलिए, टाइम शॉर्ट है जी। जी, मेरा ये कहना है कि तमाम जो पार्टीज है हमारी पाकिस्तान की, को चाहिए कि एक कश्मीरियों की जो है ना कमेटी बनाई जाए जो सियासत से ऊपर लेवल पे हो, और तमाम कश्मीरियों को एक होकर ये आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, तो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। ये कह रहे हैं कि एक तमाम पार्टीज को जो है ना मिलाकर एक वो सिंगल एक वो फोरम बनाना चाहिए जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करे। जी मुमताज साहब कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया जो कश्मीर को देखती है या कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को देखती है, वो हमारी तरह जज्बात के हवाले से नहीं देखती है, वो अपने इंटरेस्ट के हवाले से देखती है। नेशंस के इंटरेस्ट होते हैं और वो उनके तनाजुर में देखती है। अगर आप जहाँ पे भी इस वक्त देखेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो पॉलिसीज बनती हैं, तो वो उस अब ये कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, तो ममालिक के दरमियान है। कश्मीरी वहाँ पे कहीं उस तरीके से मैटर नहीं करता है, चूंकि कश्मीरी ने ये जो डिस्कोर्स शेप हुई है, ये जो डिस्कोर्स शेप की जा रही है, इसमें कश्मीरी का रोल जो है वो मार्जिनलाइज्ड है। ठीक है, दो स्टेट्स हैं और उनका कंट्रोल है दोनों साइड्स पे। अब जब कोई आदमी आके जो है वो इस कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो मेजर जो पावर्स हैं वो इंटरवीन करेंगी, तो वो उसका अल्टीमेटली वो देखती है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। वहाँ के लोग वो ये नहीं देखते कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन या जो चीजें हैं, ये इसमें मेजर भी बहुत 20-30 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन जो चीजें देखते हैं वो इंटरेस्ट के हवाले से देखते हैं। आज इंडिया के साथ है, आज आप देखें कि चाइना और इंडिया का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो गलवान वैली के हवाले से हुआ है, आप वहाँ पे देखें कि इंटरनेशनल ओपिनियन किसके साथ खड़ी है, सही, क्यों खड़ी है। चाइना तो ज्यादा पावरफुल है ना, ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ खड़ी है और उसके जियोपॉलिटिकल रीजंस। अब हम पाकिस्तान, जब पाकिस्तान खुद, आप मुझे ये बताएं कि जो आज़ाद कश्मीर है, जब पाकिस्तान बजाय इसके कि इस कश्मीर पे जो इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं उसकी मज़ामत के लिए, उसको इंटरनेशनली, लोकली, इंटरनली, डोमेस्टिकली कोई हिकमत अमली बनाते, उन्होंने एक जो 13वीं तरमीम हुई थी आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिससे थोड़ा बहुत आज़ाद कश्मीर हुकूमत को एम्पावर किया गया था, कश्मीर काउंसिल के इख्तियारात थोड़े बहुत ट्रांसफर किए गए थे, उन्होंने वापस 14वीं तरमीम बना के भेज दी है। हालांकि
जो जनरल मैसेज ये जाता था कश्मीरियों की तरफ से कि इस वक्त पाकिस्तान को ये चाहिए कि अगर वो नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं तो वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को एम्पावर करें, ठीक है, ताकि वो इस चीज को आगे लीड करे। लेकिन आप देखें कि दोनों तरफ हो क्या रहा है, और बैनुल अक़वामी जो कम्युनिटी है वो कभी भी हमारी इन चीजों की वजह से नहीं, हम सारे अगर दोनों तीनों तरफ से जो मिल के जो प्रो पाकिस्तान है, प्रो इंडियन है, जो जिनको हुर्रियत कहें, नेशनलिस्ट कहें, जो भी है, हमारा जब तक कोई पॉलिटिकल नैरेटिव कश्मीर सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक नहीं होगा, चूंकि हुर्रियत को जब कोई देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि हुर्रियत की सपोर्ट पाकिस्तान करता है। हुर्रियत का अपना ये नैरेटिव नहीं है कि हम इस कश्मीर को आज़ाद और खुद मुख्तार देखना चाहते हैं। क्यों कोई ऐसी सपोर्ट करेगा कि एक से लेकर दूसरे के हवाले करेगा? सही, ये वो बुनियादी क्वेश्चंस हैं जिनको समझने की जरूरत है और एड्रेस करने की। ठीक है, मैं रिफत साहिबा की तरफ जाऊंगा। रिफत, ये आपने रिसेंटली देखा होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये जो इलेक्शंस हुए, जिसमें नॉन परमानेंट सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ और हिंदुस्तान 8वीं मरतबा उसका मेंबर बना। तो आप देखें कि एक साइड पे जब ये इलेक्शंस हो रहे थे, एक साइड पे नेपाल की तरफ एक क्लैश चल रही थी इंडिया की, सेकेंडली चाइना के साथ उनकी जो लद्दाख के अंदर हो रहा था, वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 184 वोट्स जो है वो सिक्योर किए। मतलब ये कि इंडिया की जो दुनिया के ऊपर जो लॉबिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि ट्रेड एफिलिएशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी। अब ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मुझे ये बताएं कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कश्मीरी जो है वो अपनी आवाज़ कैसे दुनिया तक पहुँचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा, और कैसे ये कश्मीर का मसला जो पिछले 72 साल से जो पेंडिंग में है और ये हल होगा? सबसे पहले तो मैं सर का एक पॉइंट था मुद्दा साहब का, जो ने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो स्टैंड कर रही है, गलवान जो बैटर है उसके ऊपर जो स्टैंड कर रही है, इंडिया को सपोर्ट कर रही है। तो आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मुझे तो कहीं पे भी यूएस और जो है ऑस्ट्रेलिया, इनके सिवा तो मुझे कोई सपोर्ट करता हुआ उसको देखा नहीं है। यूएस की तो आदत बन गई है, क्योंकि उसको अभी अपनी जो है अफगानिस्तान से आर्मी निकालनी है और उसको जो है कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करना है। तो और दूसरा ये इंडो पैसिफिक सी का चल रहा है, उसका अपना उसमें कंसर्न है, तो वो तो हर जगह मामा बना फिरता है। आई एम सॉरी टू से, उसने सीरिया को तबाह कर दिया, उसने जो है तमाम जितने मुस्लिम ममालिक थे उनको तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह करके अभी वो हमारे रीजन में घुसना चाह रहा है। और इंडिया एक बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहा है, वो इस पूरे रीजन को जो है वो तबाही के दहाने में लेके जाने वाला है, जिसकी हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। और आप ये देखिए कि कोई भी जो रीजन में जितने ममालिक हैं वो तमाम के तमाम इस टाइम जो है वो इंडिया से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। इंडिया जो है एक हजारों किलोमीटर दूर जो है वो अपने रिलेशंस को जो है बिल्ड कर रहा है, लेकिन जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके साथ अपने रिलेशंस को वो खराब कर रहा है। दूसरी बात, रिजवान साहब आपने बात की कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोट की जो बात की आपने, वो परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। वो से पहले पाकिस्तान भी 7-8 दफा वो बन चुका है। नेक्स्ट 2 साल के लिए ये मेंबर बना है, 2 साल के बाद शायद दोबारा पाकिस्तान। नहीं, मैंने इसलिए जिक्र किया कि आप देखें कि कनाडा जो है वो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है दुनिया के अंदर। कनाडा जो है वो सीट हार गया है। कनाडा, आयरलैंड और दूसरी एक कंट्री थी जो कनाडा को मतलब उनके साथ इसका कंपटीशन था, तो हम लोग कैनेडियन जो है वो उसमें सीट सिक्योर नहीं कर सके, और सेकंड टाइम हम ये सीट सिक्योर नहीं कर सके 2010 में भी। मुझे आप यूएन का रोल बताएं। म्यांमार में इतना बड़ा मैसेकर होता है, आप मुझे बताएं सीरिया में इतने ज्यादा लोग मारे जाते हैं, इराक में, फलस्तीन में, अफगानिस्तान में इन्होंने खुद मारे हैं, आप मुझे बताएं क्या रोल रहा है इनका रोल? इसका मतलब मफाद परस्तों का, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि मफाद परस्तों का एक टोला इकट्ठा हुआ है, ये कह सकते हैं। तो फिर हम यूएन रेजोल्यूशंस की बात क्यों करते हैं? आप जो मेरी बात सुने ना, यूनाइटेड नेशंस की बात ही क्यों करते हैं? उन्होंने कब हमारी बात सुनी है? यूनाइटेड नेशंस में हमारा मैटर पड़ा हुआ है फ्रॉम लास्ट 74 इयर्स। जब हम यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये यूएन अपने चार्टर की नफी करता है, हमें रेफरेंडम का राइट ना देके। ठीक है, यूएन कैसा यूएन? हमारे लिए कौन सा यूएन है? हमारे लिए कोई यूएन नहीं है। वी हैव टू फाइट फॉर आवर ओन राइट्स। कैसे यूनाइटेड नेशंस को अगर आप पिक्चर से निकाल देंगी तो फिर कैसे मतलब इसका हल निकलेगा कश्मीर का? यूनाइटेड नेशंस खुद इररिलेवेंट होता जा रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, हम कहाँ उसको निकाल रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस का आप मुझे बताइए कि फ्रॉम Day one.
मुझे फ्रॉम द डे फर्स्ट उसका जो है टुवर्ड्स मुस्लिम कंट्रीज क्या उसका रोल रहा है। सही है ये क्वेश्चन, इतना मास ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है आज क्वेश्चन मार्क बनता है। जावेद साहब इस पे एक्चुअली कुछ कहना चाह रहे थे। जावेद साहब जी बोले, आप यूनाइटेड नेशंस को आप क्या समझते हैं कि इररिलेवेंट है और मतलब उसके बगैर कश्मीर के मसले का हल है? देखिए, यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन का तो मकसद यही था ना कि लीग ऑफ नेशंस नाकाम हो गई थी, तो यूनाइटेड नेशन जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशन ने सो फार एक भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं किया, और प्रैक्टिकली जो रोल अदा किया यूनाइटेड नेशन ने वो एक एनजीओ का रोल अदा किया है, या कहीं एज ये सॉफ्ट आर्म के तौर पर यूज हुआ है सुपर पावर के। ठीक है, यूनाइटेड नेशन को अपना रोल जो है वो असर्ट करना चाहिए और जो इसके बनने का मकसद था वो पूरा करना चाहिए। तो ये बात सही है कि यूनाइटेड नेशन ने कोई रोल प्ले नहीं किया, लेकिन असल जो मुल्क यूनाइटेड नेशन को चलाते हैं और जहाँ फैसले होते हैं उन मुल्कों के अंदर हमने लॉबिंग करनी है, हमने काम करना है, वहाँ समझना है कि वो मुल्क कैसे काम करते हैं, वहाँ पॉलिसियाँ कैसे बनती हैं। जब तक हम वहाँ इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, उन लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, उनकी सपोर्ट हम नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं समझता हूँ कि अभी हम अमेरिका के अंदर काफी काम हो रहा है, डेमोक्रेट्स के साथ काफी हम लोग वाबस्ता हैं। कल मैं आपको एक बात बताऊं कि कल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जो बाइडेन की कैंपेन की तरफ से, तो उसमें मैं भी शामिल हुआ। 100 से ज्यादा सारे मुसलमान थे, मुस्लिम अमेरिकन। तो वहाँ सबसे उन्होंने पहले मुझे ही मौका दिया, तो मैंने वहाँ कश्मीर की बात की। तो बात यह है कि हमें कश्मीर की बात करनी चाहिए एक स्ट्रेटेजी के साथ, और यहाँ ये काम कैसे करते हैं, खाली मुजाहरों से काम नहीं होता। मुजाहरे को 10% या 15% फर्क पड़ता है, बाकी यहाँ जो है वो क्या कहता है, वो क्या लिखता है, न्यूज़पेपर क्या कहते हैं, कि सिविल राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, या जो कांग्रेस मैन है आपके, वो अपनी राय कैसे बनाते हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या कहते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब ये पूरी साइंस है, उसको समझ के उसके मुताबिक हम काम करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। ये नहीं मसला कि कोई इंडिया बड़ा नागजीर है। अब देखें ना, ये बात ठीक है कि इंडिया की 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन बात समझने की ये है कि अगर 1.2 बिलियन पॉपुलेशन के अंदर 30% से ज्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एनिमोसिटी है, वहाँ कोई इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, तो बाइंग पावर ही नहीं होगी, तो इनकी मार्केट कैसे बनेगा। सही। लेकिन उसके बजाय अगर इस इश्यू को रिजॉल्व करा दिया जाए और वहाँ इन्वेस्टर जाए, प्रॉस्पेरिटी आए इंडिया में, पाकिस्तान में, पूरे खिते में, तो अमेरिका की मंडी सिर्फ इंडिया नहीं होगा बल्कि पूरा रीजन होगा। ये बात इनको समझाने की जरूरत है। और मैंने कई लोगों से जब बात की, सेनेटर से और सीनियर लोगों से, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया। असल बात यह है कि हम प्रॉब्लम्स को समझ के उनको हल करने की कोशिश करें। हम रोते रहे हर जगह और 70 साल से रो रहे हैं, चीख चला रहे हैं, उसको किसी ने नहीं सुनना। हमने उनके मफादात को भी पेश नजर रखना है और फिर अपना मुद्दा पेश करना है और फिर उनसे हमायत लेनी। अच्छा जावेद साहब, इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप ये कह रहे हैं कि हमने अपना मुद्दा रखना है। कश्मीरी की तो रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में है ही नहीं ना। अगर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हमें तो ऑफिशियली जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है एक साइड से, दूसरी साइड से इंडिया है, तो कश्मीरी तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे। तो कैसे मतलब इसका आप अपनी जो आवाज है जिस एक तो तरीका ये है कि मैंने गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी कहा था कि आप वसीउल कल्बी का मुजाहरा करें, कश्मीरियों पर ट्रस्ट करें और आजाद कश्मीर की हुकूमत को एम्पावर करें, इसको पूरे कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम करें और कश्मीरियों को डिप्लोमेसी करने दें। ठीक है, हमारे कश्मीर दुनिया भर में मौजूद है और वो डिप्लोमेसी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं भी हो सकता ना, तो फिर भी हम लोग जिस तरह कल कॉन्फ्रेंस जो थी वो तो थी इकोनॉमी और कोविड-19 के ऊपर, लेकिन वो कश्मीर की कॉन्फ्रेंस बन गई। बिल्कुल तो हमारे कश्मीरी हर जगह मौजूद है। अगर हम सेंसिबली काम करें, एक दूसरे के साथ मशवरा करके, प्लानिंग के साथ, तो हम दुनिया के ऐवानों में कश्मीर के इशू को दाखिल कर। ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं गजाला हबीब साहिबा के पास जाऊँगा। गजाला साहिबा, मुझे एक्चुअली ऑनलाइन भी सवाल आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि ये बातें और ये डिबेट्स जो है पिछले 70-72 साल से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई हल भी बताएं कि इसका हल क्या है। दूसरा ये इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो रेफरेंडम की बात कर रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर के अंदर रेफरेंडम हो। पाकिस्तान वाकई आप चाह रही हैं कि आप समझती हैं कि पाकिस्तान रेफरेंडम करवाना चाह रहा है और इंडिया इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा, रेफरेंडम करवाने की तरफ क्यों नहीं आ रहा?
اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے تو کبھی ریفرینڈم کی بات نہیں کی, پاکستان نے تو کبھی نہیں کہا ریفرینڈم کی. عمران خان صاحب نے کہا ہے, خان صاحب نے کہا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے, کہ کشمیر کے اندر کشمیری کو رائٹ آف سیلف. خان صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں سب سے بڑے سفیر ہیں کشمیر کے. آپ خود موجود تھے جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوا تھا, لیکن پریکٹیکلی کہاں ہے, کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا. ہم لوگ خوش ہو رہے کہ جی لداخ میں چین چلا گیا, اس نے جو انڈین فورسز کی پٹائی لگا دی, ان کو نکال دیا اور لداخ لے لیا. کس کا نقصان ہوا؟ ہم کشمیریوں کا. چین سے واپس لداخ ہم کشمیریوں کو لے کے کون دے گا؟ آپ یہ بتائیں نا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کو اب خود ہی اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے. اور بلا شبہ رفت جو بات کر رہی تھی یونائٹڈ نیشنز کے کردار کے حوالے سے, وہ بہت صحیح ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں سے اور اس ادارے سے باہر جا کے کوئی اور سولوشن نہیں ہے اپنی آزادی لینے کے لیے. کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ 2 ملک ایسے ہیں جو دنیا کے نقشے پر وجود میں آئے, یونائٹڈ نیشنز نے انہوں نے خود کو منوایا ریفرینڈم کرا کے اور پھر اس سے توثیق کرائی. میرے خیال میں کشمیریوں کے پاس باعزت آزادی حاصل کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ ہم ریفرینڈم اناؤنس کریں پوری دنیا میں. جہاں جہاں ایک کشمیری موجود ہے وہ خود کو ایز اے کشمیری ووٹر رجسٹر کرائے اور یونائٹڈ نیشن سے ہم اس کو اسٹیمپ کرائے. اور بہت سارے ایسے قانون دان موجود ہیں جو ریفرینڈم کو اس حوالے سے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک نئی ریاست کی تشکیل کے لیے ریفرینڈم معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو میرا یہ پرسنل خیال یہ ہے کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز پہ فوکس کرنا چاہیے. اور دوسرا راٹھور صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم باہر بیٹھ کے بھی کشمیر کی بات کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 دفعہ خود کہا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ ثالثی کے لیے تیار ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ کس طرح ہم اپنی حکمت عملی کے ذریعے ان کو اس پوائنٹ پہ لے کے آئیں کہ انہیں سمجھ آئے کہ ثالثی ناگزیر ہے. پاکستان کے حوالے سے جہاں ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کی اسپیشل وزارت ہے وزارت امور کشمیر, ایک کشمیر کمیٹی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کتنی کام کی ضرورت ہے, اس میں کتنی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اگر یہ درد اور تکلیف اس بچے کی جس سے آپ نے آج گفتگو کا آغاز کیا تھا, اگر ان کے دلوں میں ہوتا تو وہ تڑپ کے ایک سفارت خانے کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہوتے اور کشمیر کی جو اصل پکچر ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ان تک کہ کشمیریوں کا کس طرح سے خون بہ رہا ہے, کس طرح وہاں خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی تذلیل ہو رہی ہے. لیکن بات اس درد کی اور تکلیف کی ہے, اور دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر انہیں کشمیریوں سے اور کس قسم کی قربانیاں چاہیے. ہماری جوانوں کے لاشیں اٹھے, ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بے حرمت ہوئے, ہماری خواتین, ہمارے بچے. اب یہ وقت ہے کہ دنیا کو سنجیدگی سے کشمیر کے ایشو کو لینا, سنجیدگی سے اس کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا, اس کا نوٹس لینا پڑے گا. اور پاکستان کو اب وقت ہے کہ بہت سنجیدگی سے اپنا رول ایکٹیولی پلے کرنے کی ضرورت ہے. ہم عمران خان صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بارہا خود کو کشمیر کا سفیر کہہ چکے ہیں, لیکن اب اس سفارتکاری کے عملی جو اقدامات ہیں اس کی ضرورت ہے اور اس کا نتائج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آنے چاہیے. ٹھیک ہے, میرے پاس بالکل 1-2 منٹ رہ گئے. آخری کوئی کمنٹ رفت وانی صاحبہ آپ دینا چاہیں تو. میں غزالہ صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو سب سے پہلی بات انہوں نے کہا کہ ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ جو ہر ایک نے, باپ نے, بیٹے نے, بھائی نے, ماں نے, بچے نے, الگ الگ وہ جو تنظیمیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں نا, سب سے پہلے تو اس چکر سے جو ہے ہم لوگوں کو نکلنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم خود یونائٹ نہیں ہوں گے تو لوگ ہمیں آ کے یونائٹ نہیں کریں گے, ہر کوئی ہمارا جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا. تیسری بات جو انہوں نے عمران خان صاحب کی کشمیر کمیٹی کی بات کی, اس پہ میں ہمیشہ ووکل رہی ہوں. پہلے فضل الرحمان صاحب کو بٹھائے ہوئے تھے اور اس سے ابھی پتہ نہیں کوئی امیر گنڈا پور صاحب بٹھائے ہوئے شاید. تو کبھی بھی پاکستان نے اس کو اس طرح سے سیریسلی نہیں لیا جس طرح سے ان کو لینا چاہیے تھا. ہمیشہ کوئی نان سیریس بندہ جو ہے اس کو بٹھائے رکھا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے خود بیانات کہ ہم جو ہے پتہ نہیں ان کا جواب پتھر دیں گے. آئی ڈونٹ نو ابھی تک وہ پتھر کہاں پہ جمع کرے, کہاں سے لا رہے, کہاں سے منگوا رہے کہ وہ پتھر جمع نہیں ہو رہے. اس کے بعد جو ہے ہمارا اتنا ماس ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے. ان کا میڈیا, جس طرح سے انڈیا کا میڈیا, انہوں نے ہمیں جو ہے نا ہماری جو سیلف موومنٹ تھی اس کو جو ہے ایک ٹیررسٹ موومنٹ کے طور پہ جو ہے نا اس کو پوری دنیا میں وہ کیا. تو ان پاکستان کا میڈیا ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو یہ سپورٹ کر دیتا
کہ हमारी एक अपनी कि वहाँ के लोकल लोग लड़ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं है, वो अपने जो है हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। आप देखिए इंडियन चैनल्स के ऊपर डेली शोज हो रहे होते हैं, डेली प्रोपेगेंडा हो रहा होता है, उनके आर्मी, उनके एक्स जर्नल्स, कर्नल्स, मेजर्स जो है वो बैठे होते हैं, मेजर गोरा आर्या और फला फला उन्हें बिठाया, बख्शी वगैरह उनको बिठाया होता है और वो जहर फैला रहे होते हैं हमारे लिए। तो वहां से जाके इंडिया ने अपना एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया, पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में भी डलवा दिया, ठीक है, और पाकिस्तान अब सफाइयां देता फिर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को जिस हद तक वो कमजोर कर सकता था वो किया। उसका अल्टीमेटली इफेक्ट जो है पाकिस्तान के इतने प्रॉब्लम्स बढ़ गए कि उसका अल्टीमेटली इफेक्ट जो है हमारे डिस्प्यूट के ऊपर भी पड़ा। ठीक है, आखिरी, ठीक है, आखिरी कमेंट, आखिरी शॉर्ट रखिएगा राठौर साहब, आखिरी कमेंट, क्योंकि टाइम मेरे पास एक दो मिनट रह गए जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी नजर में एक रास्ता है कि जिस पर चलकर हम सारे लोग कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और वो रास्ता ये है कि हम सारे कश्मीरी मुत्तहिदों के साथ अमेरिकन को, कैनेडियन को, बाकी लोगों को साथ मिलाएं, उनको कश्मीर इशू को सही पर्सपेक्टिव में इन्फॉर्म करें और फिर हम एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मूवमेंट शुरू करें रेफरेंडम के लिए। और दुनिया हमारे साथ जब खड़ी होगी तो फिर हुकूमतें हमारी बात सुनेगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे, अकेले हम जितना मर्जी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मीडिया में बोलते रहे, मुजाहरे करते रहे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। वी हैव टू बिल्ड अ ग्लोबल मूवमेंट। जब तक ये नहीं कर सकेंगे हम तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मुमताज साहब आखिरी आप कमेंट दें अपना। इजाजत हो तो दे दूं। ओके सर, मैं माजरत नागवार गुजर जाए, मैं इसलिए जो है नहीं बिल्कुल आप ओपन अपने कमेंट दे सकते हैं। वो बेसिकली हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम जो है वो अपनी मर्जी की बात सुनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बात नहीं, इंडिपेंडेंट ओपिनियन हम नहीं सुनना चाहते हैं, और यही प्रॉब्लम है। और वो मेरा ख्याल है ये चीजें, अब आप कैसे जो है वो कश्मीरियों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर इतनी चीज नहीं है कि कोई आदमी, मेरी अपनी एक स्टडी है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, अपनी एक स्ट्रगल है, अपनी एक ओपिनियन है, अपनी सारी चीजें, तो मैं जब बात करूंगा मैं उस पसे मंजर में करूंगा जो मैं समझता हूँ। शायद वो किसी को इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन बुनियादी तौर पे कश्मीर उस वक्त तक वो नहीं आज़ाद होगा या उसको वो हुकूक नहीं मिलेंगे जब हम रियासत जम्मू कश्मीर के पूरे जो कश्मीर है, आप देखें हम किसकी नुमाइंदगी करते हैं। हमारे यहाँ साथ जम्मू से कोई है, लद्दाख से कोई है, कारगिल से कोई है, गलगित से कोई है, हम रिफत वानी साहब है ना, वो तो वैली से है ना, वो वैली से है। हम ये कहते हैं कि कश्मीर एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस स्टेट है जिसका एक पसे मंजर है, और ये जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता देंगे कि वाकई ये वही रियासत, उसी की हम बात करते हैं जहाँ हर एक आदमी को वो जो है वो हक, इक्वल राइट्स होंगे रहने के, और हम उस एक जो प्लूरल जो कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं, एक डाइवर्स जो कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं, और ना हम पाकिस्तान के सपोर्टर हैं या ना इंडिया के सपोर्टर हैं, तो शायद बैनुल अक़वामी कम्युनिटी सुनेगी। लेकिन सब पहले हम एक दूसरे का सुनने का हौसला पैदा करें, एक दूसरे की ओपिनियन को समझने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल आप आ जाएगा। बहुत शुक्रिया मुमताज साहब, इसके ऊपर एक निशिस्त हम रखेंगे और इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आपका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है और इसके ऊपर वाकई डिबेट होनी चाहिए। और मेरा भी वैसे पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब आप पूरी दुनिया को ये बावर करवाएंगे कि हम कश्मीरी जो है, हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, जब आप कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो दुनिया वाकई नहीं बात सुनेगी, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि कश्मीर को हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान के हवाले किया जाए, या जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है वो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के हवाले किया जाए। यहाँ पर जो हमारा केस है वो वीक हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आप हर बंदे की अपनी जो देखें, कश्मीर के अंदर अगर डेमोक्रेटिकली बात करें तो बहुत सारे वहाँ पे ओपिनियंस हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के साथ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने सबकी राय का एहतराम करना होगा, और अगर वही चीज़ है कि जब रेफरेंडम होगा तो जो मेजॉरिटी जो फैसला करे उसके ऊपर हमें जो है ना इत्तेफाक करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया,
थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला फिर इसके ऊपर प्रोग्राम रखेंगे। मेरे पास टाइम सिर्फ 1 आवर का वो एक स्लॉट होती है और इससे हम आगे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। ये कश्मीर का जो टॉपिक है वो बड़ा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर घंटों अगर आप बात करें फिर भी वो टाइम कम पड़ जाता है। तो मैं वंस अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मेरे शो में मुझे ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और हमने कश्मीर के ऊपर डिबेट की। एक रिसेंटली एक जो इंसिडेंट हुआ उसको भी हमने आपके सामने रखा। डिफरेंट ओपिनियंस जो मेरे 4 पैनलिस्ट थे उनके जो डिफरेंट ओपिनियंस थे आपके सामने रखे। आप खुद इसके ऊपर सोच सकते हैं और दुनिया के जितने भी हुक्मरान हैं या जो दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं उनसे हमारी यही गुजारिश है, उनसे ये हम अपील करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करते हैं कि कश्मीर के अंदर पिछले 72 सालों से जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को अब रोका जाए, उसको जो है ना अब ख़त्म किया जाए। तो मुझे अपने इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा नया एक टॉपिक लेकर और नए पैनलिस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।